जय हिंद दोस्तों। आज मैं 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ और आज से मैं कंटिन्यूसली चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या, क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं उन बच्चों को इतना जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स क्या है। तो फिज़िक्स की थोड़ी सी जानकारी हम जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में जितने भी बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो आइए, तो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास और फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिकी। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चैप्टर 1 का जो नाम है, अपना नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आप सभी बच्चे यहाँ पे ये हेडिंग लगा सकते हैं और आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी उसकी बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों को ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है भौतिकी यानी कि फिज़िक्स। और ये फिज़िक्स है क्या, हमें सबसे पहले यही जानना है। तो सारे बच्चे ये हेडिंग लगाएंगे कि फिज़िक्स क्या है। तो देखिए, फिज़िक्स क्या है। हम पढ़ रहे भौतिकी, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सिंपली कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि वे कौन कौन से निर्जीव पदार्थ होते हैं जिनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, वैसे हम इस चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में जब फिज़िक्स से पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में हम ज़्यादातर प्रकाश, विद्युत धारा, समय, टाइम, इस सब के बारे में बातें करते हैं। ताप, दाब, वेग, इन सब के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका फिज़िक्स कहलाता है। सिंपल अगर कहा जाए तो निर्जीव पदार्थ के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, वो फिज़िक्स कहलाता है। तो अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला बात
आप अगर कोई पदार्थ लें तो उस किसी पदार्थ को लीजिए और उस पदार्थ के रंग, रूप, आकार आदि, आयतन, क्षेत्रफल, या फिर यूँ कहें आप कि घनत्व, ताप, दाब, वेग, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इस सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। आप ये नोट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति एंड विद्युत धारा, विद्युत धारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कितना लिख पाऊँगा, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ ATC, और भी हो सकता है। चलिए, अब अगर इतना जान गए तो अब हमें जानना क्या है कि जो फिज़िक्स है तो ये बात किसने बताया? फिज़िक्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता है, ये बात सबसे पहले किसने बताया? तो वो देखते हैं। यूँ कहें हम कि भौतिकी यानी फिज़िक्स के जनक कौन है? के जनक कौन है? जनक कौन है? तो जनरली छोटी सी बात सारे बच्चों को पता होती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको भी पता होगी। इसका आंसर होगा न्यूटन। और ऐसे एक वैज्ञानिक का तो देन नहीं है फिज़िक्स, कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान निभाया है फिज़िक्स को सबके सामने लाने के लिए। तो हम किसी एक वैज्ञानिक का पर्सनली कह दें, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा इन्होंने इनका ज़्यादा नाम है इसलिए हम लोग इनका नाम लेते हैं बस, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारी है जो आपको 12th में होने पर इतनी जानकारी रखनी है। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी जानकारी जरूर रखनी है आपको। ये छोटा स्मॉल बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे चैप्टर्स का क्या सिलेबस है और हमें 12th में कौन कौन से बुक पढ़ने हैं और किस बुक से पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, या फिर आप दिल्ली बोर्ड से क्यों नहीं पढ़ते हो, तो सारे बोर्ड के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर होता है कोई, तो वो होता है NCERT बुक। आपको भी फोकस करना चाहिए NCERT बुक ज़्यादातर। वैसे आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारे बुक्स ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी, और आपके क्षेत्र में जो ज़्यादा बुक फेमस हो, जो जिससे ज़्यादा आपको पढ़ना पसंद हो, आप उससे पढ़ सकते हैं। बट ज़्यादा बेटर रहता है NCERT नाउ। तो मेरा हम लोग का पैटर्न भी ज़्यादातर रहेगा NCERT, बट ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ छोड़ देंगे। NCERT में जो कमियाँ रहेगी, जैसे कि कुछ टॉपिक्स नहीं रहेंगे, तो उस टॉपिक्स को हम किसी और बुक से बिल्कुल ही उसको कवर करेंगे। उसके लिए आप बेचिंता रहें, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी फिजिक्स में टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो पाएँ। चलिए देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें आखिर हम लोग का सिलेबस क्या होता है। देखिए, जो हम लोग का, देखिए आपको ऐसे पता है कि 12th में 2 बुक्स हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 का जो बुक है हम उसकी बात करेंगे अभी, पार्ट 2 के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है क्या? देखिए, इसमें हमें पढ़ना है वैद्युत। इसे वैद्युत भी कहते हैं, विद्युत भी लिखते हैं, तो इससे आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व, ये हमें पढ़ना है। हमारे इस पूरे बुक्स में हमें यही पढ़ना है क्या? वैद्युत चुंबकत्व। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए, ये हम लोग का मेन पढ़ना है ओके, फर्स्ट बुक में। और इस बुक्स को बांटा गया 2 भागों में। इस बुक को बांटा गया 2 भागों में, तो हम भी बांट लेते हैं इसको 2 भागों में। पहला हम इसे पढ़ते हैं। पहला, सबसे पहले
जो है वो स्थिर वैद्युत की, हम इसमें फर्स्ट चीज़ पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत की, गति वैद्युत की। अब इसे ऐसे बोल सकते हैं ना, वैद्युत गति की भी बोल सकते हैं, इसे कोई दिक्कत ना, हमें गति वैद्युत की बोल रहा हूँ, आप चाहें से बोल सकते हैं वैद्युत गति की बोल सकते हैं। अब जो स्थिर वैद्युत की है, जो स्थिर वैद्युत की है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स। तो ये हम लोग का दो बड़ा बड़ा वैद्युत चुंबकत्व का दो भाग हैं, जिसे हम पहला कहते हैं स्थिर वैद्युत की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा होता है गतिकी कहें या गति कहें, गति वैद्युत की, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये हमारे वैद्युत चुंबकत्व के दो भाग हैं। अब इनमें देखिए क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको नोट करना पड़ेगा, आपको यहाँ से आपको नोटिस करना चाहिए। देखिए क्या सबसे पहला बात, इसमें आवेश स्थिर रहता है और इसमें आवेश गतिशील होता है, तो आप ये बात नोटिस कर लीजिए, और ये बात बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी आपके चैप्टर में। तो आप इस बात को नोट करके रखें कि जो स्थिर वैद्युतिकी है वह, उसमें जो आवेश होता है वो स्थिर रहता है, कहीं गति नहीं करता, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, वो एक ही स्थान पे रहता है। जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसमें जो आवेश है वो गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ये बात आप नोटिस करके। चलिए अब हम देखते हैं इधर। आप एक काम करें कि आप इतना नोटिस कर ले, फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें देखिए, और मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ आपको। देखिए क्या, देखिए स्थिर वैद्युतिकी में हमारा यहाँ पे आ जाएगा दो चीज़ें। पहला चैप्टर 1 आ जाएगा, देन चैप्टर 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। बाकी सारे जो फर्स्ट बुक में बच गए, इन दोनों को छोड़ के फर्स्ट बुक में जितने भी बच गए वे सब आते हैं इसमें, बाकी सब वो इसमें आते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो हमारा जो स्थिर वैद्युतिकी है वो दो भागों में बटा हुआ है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। इसे हम इकाई 1 कह सकते हैं, यूनिट 1 दो चैप्टर में डिवाइड है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले चैप्टर 1, यहाँ से पढ़ने वाले चैप्टर 1। तो आप इतना अगर नोटिस कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये नोटिस कर लिया तो आगे देखिए। अब नेक्स्ट यहाँ से चालू होता है हम लोग का। देखिए क्या यहाँ से, अब हम जान चुके हैं कि पहले हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। तो हम सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे स्थिर वैद्युतिकी, जो कि एक हम लोग का बड़ा सा पॉइंट रहेगा। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? देखिए जो स्थिर वैद्युतिकी है वह भौतिक विज्ञान की
विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश या उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग थोड़ा दिक्कत है, आप देख लीजिएगा। चलिए, स्थिर वैद्युत की वह स्थिर वैद्युत की सॉरी मिस हो गया, ये आपको हटा देंगे। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश या उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे स्थिर आवेश के बारे में। स्थिर आवेश, अब आप कहोगे सर ये स्थिर आवेश क्या है? देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कोई हमारे यहाँ पे पॉइंट है और इस पॉइंट पे कोई आवेश है और इस आवेश को मैं कहता हूँ क्यू, क्योंकि आवेश को क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। और यह आवेश यहाँ से न तो यहाँ जा सकता है, न तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, ना ही यहाँ जा सकता है, ना ही यहाँ जा सकता है। यह आवेश ये ए पॉइंट से न तो बी पॉइंट पे जा सकता है, ना ही ये आवेश ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। आवेश स्थिर रहता हो, वो अपने आप कहीं नहीं जा सकता, वो अपने आप स्थिर रहता है। और इस स्थिर आवेश के बारे में पढ़ने क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, आप कभी भी ना किसी टॉपिक का डेफिनेशन ज़्यादा टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस टॉपिक में जितना समझ में आता है उसके अनुसार आप उसका डेफिनेशन बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अब मुझे ये स्थिर वैद्युतिकी क्या बता रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है स्थिर आवेश पढ़ना है। तो सबसे पहले बात जरूरी कि स्थिर आवेश क्या होता है इसके बारे में जान लेना। तो अब हम जानते हैं कि स्थिर आवेश क्या होता है। तो अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, आवेश। हम ऐसे वैद्युत आवेश कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल आवेश लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। आप इसे वैद्युत आवेश कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवेश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। ओके, याद रहे हम इसे चार्ज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज का मतलब आवेश होता है। अभी आवेश को मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ, कोई दिक्कत ना हो अगर आपको, तो थोड़ा सा जगह मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। आवेश किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, गुणधर्म होता है जिसके कारण वह वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह वस्तु किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या स्वयं पर उसका अनुभव करता है।
चलिए, तो हम यहाँ पे देख लिए स्थिर आवेश, आवेश क्या है? तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वह वस्तु किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या स्वयं पर उसका अनुभव करता है। मतलब अगर कोई आवेश है तो वह आवेश दो काम कर सकती है, या तो वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती है या तो वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती है। अब वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकती है और अब खुद पर उसका अनुभव भी कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बाय द वे अगर हमारे पास यहाँ पे एक आवेश है जिसका नाम हमने क्यू दे के रखा है, यह आवेश, ये तो आवेश किसी वस्तु पे रहेगा, जाहिर सी बात है ये आवेश किस पे रहेगा, किसी वस्तु पे रहेगा। तो ये उस वस्तु के चारों तरफ ऐसे, ठीक है, चारों तरफ क्या कर देगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। तो यह जो आवेश था, जो ये पॉइंट था यहाँ पे, इस आवेश ने क्या, इस आवेश का नाम क्यू था, मैं आपको ध्यान रखें क्यू था ये। इस क्यू आवेश ने उस वस्तु के चारों तरफ क्या उत्पन्न कर दिया, विद्युत क्षेत्र, या फिर यूँ कहें या मैग्नेटिक फील्ड, यानी MF कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो चीज़ उत्पन्न कर सकता है, या तो विद्युत क्षेत्र कर सकता है या चुंबकीय क्षेत्र। तो मान के चलिए मैं अभी केवल विद्युत क्षेत्र को ले रहा हूँ। इस आवेश ने किसी वस्तु के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, इसने उत्पन्न किया। अब क्या हुआ कि अगर ये किसी वस्तु का आवेश है तो ये उसने चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा। अगर बाय द वे कोई दूसरा आवेश इसके पास आएगा, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, तो अगर कोई आवेश किसी बंदे में इतना दम है, ताकत है कि वो इस विद्युत क्षेत्र यानी इसके घर में घुसने की कोशिश करे, तो यह आवेश उस पर अपना बल लगाएगा। अब वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अब ये कैसे समझे कि जो ये बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये कौन सा आवेश है, प्लस है या माइनस। फिर जो आ रहा है ना, जो आवेश उधर से आ रहा है वो कौन सा है, प्लस या माइनस। यदि वे दोनों प्लस हुए हैं तो उनके बीच होगा प्रतिकर्षण, तो दूर भगाएंगे एक दूसरे को। और यदि ये प्लस है और आने वाला माइनस है तो इनके बीच होगा आकर्षण, वे एक दूसरे को अपने पास बुलाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि जो आवेश है या फिर जो आने वाला है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। ओके, चलिए देन अब कोई भी आवेश इस पर आएगा तो ये उस पर अपना बल लगाएगा, या तो वो दूर भगाने का बल लगाएगा या पास बुलाने का बल लगाएगा, ये लगाएगा। चलिए अब इसने क्या किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उत्पन्न करके रखा था पहले से। अब आइए, बाय द वे कोई एक पहले से कोई वस्तु है और इसके चारों तरफ ऐसे ना, यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है पहले से, ये कोई पहले से वस्तु है। और इस वस्तु में ना एक खास बात है कि पहले से क्या उत्पन्न है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है यहाँ पे ऑलरेडी। अब अगर यहाँ पे पहले से ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, पहले से इस वस्तु के पास पहले से क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। मान के चलिए एक ये वस्तु है और वस्तु के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट कहता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया कि किसी आवेश को ले जाकर यहाँ पे रख दिया, चल भाई जा जा बंदा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, जा तू। अब बंदा गया, जैसे ही आवेश यहाँ पे गया, भाई पहले से ही विद्युत क्षेत्र था। अब वो विद्युत क्षेत्र इस पर, इस आवेश पे क्या लगाएगा, अपना बल लगाएगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस पे, इस आवेश पे। अब वो भी डिपेंड होगा कि ये विद्युत क्षेत्र किस चीज़ से उत्पन्न हुआ है, प्लस वाले से या माइनस वाले से, और जो आ रहा है वो प्लस है या माइनस है, उस बात पे डिपेंड करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पहले से ये आवेश था और ये खुद विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था और किसी अन्य वस्तु पे ये अपना प्रभाव डाल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ,
पहले से ही विद्युत क्षेत्र था और वहाँ पे अगर कोई आवेश आता है तो ये जब माने कि आवेश आ रहा है तो ये आवेश खुद पर इस विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वह वस्तु किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या स्वयं उसका अनुभव करता है। तो आई थिंक अब मेरे ख्याल से अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगी कि ये आवेश क्या है। और सॉरी लाइट चली गई, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो आप इतना नोट कर लीजिए कि आवेश क्या है। अब आगे हम देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, आवेश, जो आवेश का फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा गुणे समय। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आवेश का फॉर्मूला होता है, या फिर यूँ कहें कि I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, Q को निकाल लिया, तो ये चल जाएगा इसके साथ गुणा में I/T विद्युत धारा गुणे समय। अब आवेश को हम देखिए, मुझे आवेश का ऐसे मात्रक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक चाहिए। तो मैं कर लूँगा इधर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, और फिर कर लूँगा गुणे समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक। अब देखिए, मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, गुणे समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब एम्पियर गुणे सेकंड को कहते हैं कूलॉम, यानी अब हमारा जो आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक वो हो चुका कूलॉम। कूलॉम देखिए, आप चाहें आप इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें आप ऐसे नहीं चाहते तो यहाँ से देखिए आवेश, आवेश को क्यों कहते हैं, अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आवेश को क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। आप चाहें तो जाके लिख सकते हैं। विद्युत धारा को कहते हैं आई, इसको कहते हैं टी, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको इसका ऐसे मात्रक चाहिए, इसका ऐसे मात्रक, तो यहाँ पे क्या है, इसका ऐसे मात्रक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कूलॉम। तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम हो गया, और आई यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग ए कहते हैं। टाइम कैसे मतलब सेकंड, सेकंड को हम एस कहते हैं। यानी कूलॉम का ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये कूलॉम का फॉर्मूला हो गया। समझा क्या, ठीक है। कैसे निकाला हमने, ये ऐसे निकाला, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना। तो आप चाहे तो हिंदी में लिखें या फिर ऐसे लिखिए। अब जैसे बताया मैंने क्या किया, आवेश कैसे मतलब कूलॉम होता है, और आई का ये। तो अब अगर आपको कोई पूछे यहाँ से, अगर आप ये ज़्यादा अगर तकलीफ का तो कोई दिक्कत ना, देखिए आप ये कुछ चीज़ समझ लीजिए। और देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कूलॉम, कूलॉम इज इक्वल टू क्या होता है, तो कूलॉम इज इक्वल टू होते हैं एम्पियर गुणे सेकंड, और कूलॉम को तो हम सी कहते हैं, और एम्पियर को कहते हैं ए, और इसको कहते हैं एस। तो हो गया ये वाला फॉर्मूला यहाँ से भी। तो वही मैंने यहाँ पे भी किया, बस इसका देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक, फिर मैंने इसका ऐसा ही मात्रक, फिर इसका ऐसा मात्रक लिख दिया। जो मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला है मैंने तीनों का ऐसे मात्रक लिख दिया, फिर हो गया हमारा। फिर यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये कूलॉम का फॉर्मूला हो गया। और आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। यानी कि अब मेरे पास मेन आंसर जो ये वाला है कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलॉम। और कूलॉम को हम लोग सी के द्वारा सूचित करते हैं। कूलॉम जहाँ पे भी देखें आप, उसको आप सी के द्वारा डिनोट करें। चलिए, ये हो गया आवेश का एसआई मात्रक। चलिए, अब कुछ और जानते थे थोड़ा सा, ये अगर आप नोट कर लें तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा, फिर आगे लिखना चाहूँगा। देखिए, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बताऊँ, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा आवेश के बारे में और जान लेते हैं। आवेश
का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। देखिए जिस तरह हम लोग का एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक एक पद्धति होती है, एसआई पद्धति, ये होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है एमकेएस पद्धति और एक होता है एफपीएस पद्धति। तो सीजीएस में आवेश का मात्रक कितना होता है, तो सीजीएस में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। तो ध्यान रखें आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलॉम। फिर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो ध्यान रखें, वो होता है फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। ओके, फैराड होता है। फैराड को हम लोग एफ कहते हैं, फैराड को हम लोग एफ कहते हैं, और एफ इजिकल होता है 96,500 कूलॉम। सी कह रहा मतलब कूलॉम। सोचिए फैराड इतना बड़ा मात्रक है कि उसका जो देखिए वो कितना है 96,500 कूलॉम के बराबर है। यानी कि अगर आपके पास 96,500 कूलॉम आएगा तब आपका बनेगा क्या, 1 फैराड। तो 1 फैराड किसके बराबर हुआ, 1 फैराड किसके बराबर हुआ, इतना के बराबर, इतने कूलॉम का, ये 1 फैराड का हो गया। और यदि आप चाहते हैं कि 1 फैराड में कितने स्टेट कूलॉम है, कि ये तो कूलॉम है ना, स्टेट कूलॉम, तो उसके लिए आप करोगे 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम कहेंगे, स्टेट एस सी कह दो क्या, या फिर ऐसे कह दो क्या, स्टेट कूलॉम। तो याद रखें 1 फैराड में कितने स्टेट कूलॉम, इतने। अब आगे आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। आवेश का चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक। तो आवेश का जो चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है EMU, ये होता है। अब यहाँ से जानिए कि 1 EMU कितने का होता है, इजिकल टू कितना होता है, 1 EMU इजिकल टू कितना होता है, सिंपल है 10 कूलॉम। तो अगर 1 EMU आपको निकालना है तो होता है 10 कूलॉम के बराबर। अब बाकी आवेश के अन्य जो मात्रक होते हैं, देखिए अगर ऐसे लिखा हो 1 ऐसे, तो इसको कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं माइक्रो, तो 1 माइक्रो कूलॉम हो गया। और इसका मान होता है 1 तो हो जाएगा ये 1 वाला, माइक्रो के लिए होता है 10⁻⁶ फिर कूलॉम होता है। फिर वैसे नैनो आ जाएगा 1, नैनो के लिए ना आता है नैनो कूलॉम, तो ये हो जाएगा 1 का 1 और नैनो का मतलब तो 10⁻⁹ कूलॉम। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आपको जो मात्रक होता है उसको याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपके पास मात्रक है, आपको याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ऐसा जो 1 मिली कूलॉम आ जाए तब किसको कह सकते हैं, छोड़िए छोटा एन है, मिली माइनस में, इसका मतलब है देखिए 1 गुणे ये 1 हो गया इसके लिए, इस मिली का मतलब 10⁻³ ध्यान रखें। ये सारे आपके आवेश के मात्रक हैं जो आपको काम आएंगे ज़्यादातर, तो इसको आप अच्छे से याद रखें, बहुत काम आएगा।
सबसे ज़्यादा कॉमन वाला चीज़ आपका ये माइक्रो वाला, कि माइक्रो का मतलब कितना होता है, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 होता है, नैनो का 10 के पावर -9 होता है। ये सब आपको याद रखने हैं आवेश के बारे में, तब आपको कुछ काम आएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश कैसे मात्रक, आवेश कैसे मात्रक देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, आवेश का ऐसे चाहिए तो आपको आवेश का फॉर्मूला चाहिए। आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणे समय। आवेश का ऐसे मात्रक निकालना है तो इसका फॉर्मूला देखिए, जो भी फॉर्मूला है उसका ऐसे मात्रक कर देना है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक गुणे समय का ऐसे मात्रक। अब विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। एम्पियर गुणे समय बनता है कूलॉम, एम्पियर गुणे सेकंड क्या बनता है, कूलॉम बनता है। तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या हो गया, कूलॉम हो गया। अब चाहे तो यहाँ से देखिए आवेश का फॉर्मूला होता है Q = I × T। Q का ऐसे मात्रक कूलॉम और I का ऐसे मात्रक A और मतलब एम्पियर होता है, और T का ऐसे मात्रक सेकंड। ये हो गया आपके आवेश का ऐसे मात्रक, और यहाँ पे कूलॉम का सूत्र हो गया। कूलॉम का सूत्र क्या होता है, एम्पियर गुणे सेकंड, या आप हिंदी में बोल सकते हैं या फिर ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद ये सारे उसके मात्रक हैं, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ये याद रखने बहुत ज़रूर खास बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। बाकी ये तो आपको, और ये एक ये 5 आपको जरूर याद रखने हैं। ये तो याद रखें ना रखें कोई बात नहीं, ऐसे याद हो जाता है, क्योंकि अगर आप बाद में अगर पढ़ोगे संकेत वाला तो आपको खुद याद हो जाएगा। ये संकेतन है, वैज्ञानिक संकेतन, उससे आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। 11वीं क्लास के फर्स्ट बुक में मिल जाएगा आपके, फिर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये यानी कि अगर आप चाहें तो इसको आप 11वीं क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं, पूरा आपको 10 के पावर -24 तक मिल जाता है और +24 तक मिल जाता है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा लास्ट हम आज के लिए देखते हैं ये थोड़ा सा आवेश के गुण या विशेषता, ये देख लेते हैं आवेश के बारे में। आवेश के गुण या आवेश की विशेषताएं, ये वीवीआई टॉपिक रहेगा। देखिए सबसे पहला, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, कूलॉम होता है। कूलॉम को C के द्वारा दर्शाया जाता है, और विद्युत धारा को विद्युत धारा को I के द्वारा और आवेश को Q के द्वारा। देखिए दूसरी विशेषता है, आवेश किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उसका अनुभव कर सकता है, या उसका अनुभव कर सकता है, अगला जो है वो देखते हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं। अब इसका क्या मतलब है आगे बताऊंगा आपको। संरक्षित होते हैं मतलब ये हुआ कि आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसका निर्माण कर सकते हैं। आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। और 4 नंबर देखिए, आवेश पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं, गुणज के रूप में रहते हैं। देखिए पूर्ण गुणज होने का मतलब क्या है कि आवेश ना हमेशा एक रह सकता है, एक आवेश रह सकता है, 2 आवेश रह सकता है, 4 आवेश, ऐसे 8 आवेश ऐसे रहते हैं, तो ये पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं। तो आवेश हमेशा पूर्ण गुणज होते हैं। फिर आवेश संरक्षित होते हैं मतलब इस आवेश को न तो निर्माण कर सकते हैं न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। बाकी और भी इनके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे हम लोग कि आवेश संरक्षित क्यों रहते हैं, ये हर चीज़ जानेंगे। आवेश पूर्ण गुणज क्यों होते हैं,
ये हर चीज़ हम आगे जानेंगे। बस ये थोड़ी सी इसकी विशेषताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी विशेषता आप जान चुके हैं। और आवेश गतिशील या अगतिशील हो सकते हैं, ये गतिशील भी हो सकते हैं और ये अगतिशील भी हो सकते हैं। तो इस तरह हमने आज केवल आवेश के बारे में जाना कि आवेश क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, फिर हमने देखा आवेश की कुछ गुणधर्म क्या हैं।